Good afternoon, dear all students. Today, especially, I'm going to teach you how our Hindi can be translated into English. जैसा कि आप सब बैठे हुए हैं, स्पेशली मकसद सिर्फ एक है, जितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं एंड बोल सकते हैं, सेम उतना ही आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ सके, लिख सके एंड बोल सके। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, ठीक वैसा ही जैसा कि हिंदी एक भाषा है। आप सबको हिंदी आसानी से आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे कि आप हिंदी कैसे सीखे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हिंदी आता है, सबको आता है आसानी से। कभी आपने सोचा भी नहीं कैसे सीखा है। ऐसे ही इंग्लिश जहां बोला जाता है, जिस इंग्लिश बोला जाता है वहां के सारे लोगों को इंग्लिश बोलने आता है। भाषा कोई हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या दूसरा कोई भी भाषा हो, जिस भी भाषा को जहां भी जिस भी देश में बोला जाता है वहां के लोगों को आसानी से बोलने आता है, राइट। आज मैं आपको ये खास बात करने जा रहा हूं कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। मसला क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश अगर हम बात करने की बात करें तो बात करने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला, जो भी भाषा को सीखना है उसे आपको पहले सुनना पड़ेगा, राइट। दूसरा काम है जो आप सुनेंगे उसे आप कॉपी करेंगे। तो मैं अगर आप बोलता हूं सुनेंगे एंड कॉपी करेंगे, तो बात के दौरान जो आप हिंदी में बोलते हैं उसे इंग्लिश में बनाने के दौरान आपको कई सारी समस्याएं होंगे, राइट। तो नाउ मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपके हिंदी के सारे सेंटेंस जिसे आप अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूले से आप कंप्लीट हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा टेंस, जिसके जरिए आपको सिखाया गया है या सिखाया गया होगा, सीखे होंगे आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड ऑल। इन सबों के नाम में स्पेशली हम उलझ के रह जाते हैं और फाइनली जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीटली एकदम अलग तरीके से बताना जा रहा हूं। आप इसे अगर सीरियसली ध्यान से देखते हैं, शुरू से लगातार हमारे वीडियो को, मैं एक दो चार पांच वीडियो के अंदर मैं ये खत्म करूंगा, स्पेशली ये आज का पहला वीडियो है। आप इसे अगर ध्यान से देखते हैं, यकीन मानिए इतना आसान हो जाएगा, किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में आप आसानी से बना सकते हैं। कोई टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट जिस तरीके से हम आपको ले जा रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूले के जरिए आप अपने सारे हिंदी को अंग्रेजी में बना सकते हैं। थोड़ा अजब लगेगा, लेकिन आप इसे समझ के देखिए, बहुत आसान होगा। मैं चाहूंगा आप बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। सी, आपको मैंने बताया नॉर्मली, राइट, कि टेंस, नॉर्मली जो टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मैं उस तरीके से नहीं ले जा रहा हूं। और आप यकीन करें, आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगा। आप ऊपर देखेंगे मैंने हेडिंग्स डाला है कि टेंस, द यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेंस। जो आज आप टेंस समझने जा रहे हैं, ये कंप्लीटली अलग तरीके से, एकदम डिफरेंट है, जिसे समझने के बाद हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो, आप उसे आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। आप देखेंगे, एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विथ वन फॉर्मूला। हिंदी के किसी भी सेंटेंस को आप ले लीजिए, अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक फॉर्मूले से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने इसे हिंदी में भी लिखा है ताकि आप अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हिंदी देख के समझ सकते हैं। हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट किया जा सकता है। मतलब आपका कोई भी सेंटेंस फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला सिर्फ एक है, एंड दैट फॉर्मूला इज, आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, राइट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई भी सेंटेंस हो हिंदी का, आपको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ऑब्जेक्ट, अ पर्सन हु डज समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अगर ये जानना हो सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है, तो दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे, राइट। एंड आप हिंदी देखेंगे, दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं।
मैं इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, मोहन आम खाता है। ये खाने का काम, अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में, मोहन आम खाता है, खाने का काम कौन करता है? मोहन करता है। मीन्स ये आम को खाने का काम मोहन करता है, इसलिए मोहन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। राइट। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, अगर हम इसी को ट्रांसलेट करते हैं तो मोहन इट्स अ मैंगो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एंड ये ऑब्जेक्ट है। मीन्स हर हाल में कोई भी सेंटेंस हो ये फॉर्मूला काम करेगा। आप इसे पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा एग्जांपल है, राधा गीत गाती है। तो गीत जो है वो कौन गाती है? राधा गाती है। मीन्स राधा इज सब्जेक्ट। राइट। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग। ये कैसे बन रहा है अभी हम उस पर कोई बात नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ आपसे ये बात कर रहे हैं कि दिए गए सेंटेंस में आप ये कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कौन है, क्योंकि जो फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। मैं आपको आगे सब्जेक्ट के बाद दूसरा वर्ब होता है, मैं उसे दिखाता हूं। नेक्स्ट है भी एंड भी फॉर वर्ब। देखिए सेंटेंस में ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो वर्ब है वो कौन है। अगर ये वर्ब हम नहीं पहचान पाएंगे तो हम, चूंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब को आना है एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को आना है, तो ये समझना जरूरी है कि मेरा वर्ब कौन है। मैं आपको यहां दिखाता हूं। बी फॉर वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो दिए गए सेंटेंस में काम के होने की जानकारी देता है। आप हिंदी में मैंने लिखने की कोशिश किया है कि आपके लिए आसान होगा। दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो काम के होने की जानकारी देता है उसे हम वर्ब कहते हैं। एक काम करते हैं, इस वर्ब को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, मोहन, ये है मोहन। मोहन क्या करता है? खाता है। मोहन क्या करता है? खाता है। मतलब के मोहन खाता है, तो मोहन का जो काम है वो खाता है, तो वर्ब हुआ खाता है। मोहन खाता है। अब क्या खाता है वो बात की बात है, मोहन खाता है तो मोहन वर्ब हुआ हमारा। तो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे मोहन इट्स, ये हमारा वर्ब है क्योंकि अपने फॉर्मूला का है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो मोहन इट्स अ मैंगो, सो ये इट जो है ये हमारा वर्ब है। अब दूसरे एग्जांपल में देखिए, राधा क्या करती है? तो गाती है। राधा गाती है। राधा क्या करती है? गाती है। तो ये गाती है, ये क्या हुआ हमारा? वर्ब हुआ। राइट। तो अब आपने सब्जेक्ट समझा कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, और जो काम के होने की जानकारी देता है जो वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। राइट। अगले स्लाइड में हम समझते हैं कि अब ऑब्जेक्ट हमारा कौन होता है। ये देखिए, नाउ अगर आप ऊपर देखेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड ऑन विच देर इज एन इफेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। अगर आप हिंदी देखेंगे, दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स तीन वर्ड का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम के होने की जानकारी देता है, एंड ऑब्जेक्ट जो वर्ब का असर जिस पे होता है। तो आपने देखा यहां पे कि ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर होता है। हम एग्जाम्पल से इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मोहन, मोहन, मोहन क्या करता है? खाता है। मोहन खाता है, तो मोहन खाता है, ये खाना वर्ब है। तो अगर ये खाता है तो क्या खा जाता है? अगर ये खाता है तो क्या खा जाता है? आम खा जाता है। तो आम हरा कौन हुआ?
इसलिए कि ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन ही है एक ऐसा वर्ड जिसपे वर्ब का असर होता हो। तो मोहन के खाने से आम खत्म होता है, इसलिए आम हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, मोहन सब्जेक्ट है, इट्स वर्ब है, एंड अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन आम खाता है। एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है। तो राधा क्या करती है? गाती है। राधा क्या करती है? गाती है। तो राधा गाती है, तो क्या गाती है? गीत। तो ये गीत हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब हम लोग क्लियर हो गए कि जो काम करता है, जैसे ये सब्जेक्ट हुआ, ये जो काम के होने की जानकारी देता है ये वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट एंड ये वर्ब। तो अब हम बराबर पहचान पाए हैं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। जैसा कि मैंने अभी हमने आपको बताया कि एक फॉर्मूले से हम सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है, आपको हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन होगा कि सर क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक फॉर्मूले से सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं। तो अब हम लोग इसके डिटेल में जाके ये पता करते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं करता है। अब आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ सेंटेंस का एग्जांपल लिया है, जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाया, मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा था, मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका था, मैं आम खाऊंगा एंड मैं आम खाता रहूंगा। मैंने कहा एक फॉर्मूले से हम सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं। ठीक है। कुछ सेंटेंस का मैं एग्जांपल लिया हूं और ये चेक करते हैं कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है। तो जब आप देखेंगे इतना सारा सेंटेंस एंड सिर्फ एक फॉर्मूला से हम बनाएंगे, अगर वाकई में ऐसा काम करता है सपोज, तो अभी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में ये क्या है? सब्जेक्ट है। और आम अगर देखेंगे तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और बाकी जो ये बचा हुआ है ये क्या है? वर्ब है। तो अगर हम ये सारे सेंटेंस के लिए एक ही फॉर्मूला काम करता है, तो अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट आई, वर्ब है खाना, तो ये हो गया इट। क्या खाते हैं? तो आम खाते। कौन सा आम? नहीं पता, तो आर्टिकल्स ए लग गया एंड ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। राइट। अगर वाकई में ये एक फॉर्मूला काम करता है जिसे हम सारे हिंदी को अंग्रेजी बना सकते हैं, तो इसका सिर्फ यही होगा आई ईट अ मैंगो। अब एक सवाल आता है, आई ईट अ मैंगो अगर मैं बोलूं और मान लेते हैं कि ये सारे हिंदी के लिए एक ही फॉर्मूला है, तो जब मैं किसी को बोलूंगा आई ईट अ मैंगो, तो मेरे बोलने से क्या मीनिंग निकलेगा और सामने वाला क्या लेगा? क्योंकि ये सारे हिंदी का मीनिंग अलग है, लेकिन सबका ट्रांसलेशन अभी तक के रूल के हिसाब से सेम दिख रहा है। तो मैं किसी को बोलूं आई ईट अ मैंगो, तो वो क्या लेगा? मैं खाऊंगा या खा रहा हूं। मतलब के सामने वाला अपने से अपने फायदे के हिसाब से मीनिंग निकाल लेगा। मैं बोलूंगा कुछ और, वो समझेगा कुछ और। तो बात ये समझ में आया कि ये जो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया है कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में बना सकता है, वो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो मैंने क्यों लिखाया? कुछ तो वजह होगा। तो हम इसके डिटेल में आपको ले जाके ये समझाते हैं कि ये काम अगर लिखाया हूं तो वजह क्या है और क्या एग्जैक्टली इसमें चेंजेस करेंगे तो वाकई ये फॉर्मूला काम करेगा, आपके सारे हिंदी को अंग्रेजी में बनाना सिखा देगा। मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला सारे हिंदी को नहीं बना पा रहा है, तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब देखिए सब्जेक्ट सेंटेंस पे आते हैं। सर सॉरी,
इधर देखते हैं हम लोग, मैं आम खाता हूं, ये सारे सेंटेंस को देखेंगे। इस सारे सेंटेंस में मैं जो है वो सब्जेक्ट है, मैं जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ द सवाल ये है कि जितनी बार भी सेंटेंस बदला हो, क्या सब्जेक्ट में कोई चेंज आया है? नहीं, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। मतलब कि 3 वर्ड के फॉर्मूले में अगर हम सब्जेक्ट की बात बोले तो टेंस की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगले को देखते हैं। तो अब यहां सब्जेक्ट अपने को प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह है नेक्स्ट आम, मतलब ऑब्जेक्ट। जितनी बार भी हम सेंटेंस को लिखे हैं, आम में कोई बदलाव नहीं आया। आम हर सेंटेंस में ठीक आम ही है। मैं आम खाता हूं, आम 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 पूरा है। मतलब कि 3 वर्ड के फॉर्मूले में सब्जेक्ट में चेंज नहीं होता, एंड ऑब्जेक्ट भी अगर आप देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट में भी चेंज नहीं होता है। मतलब 3 वर्ड के फॉर्मूला में सब्जेक्ट नो चेंज एंड ऑब्जेक्ट नो चेंज। अब आगे देखते हैं। जब आप इसे देखेंगे तो खाता हूं, खाया, खा रहा हूं, खा रहा था, खा चुका हूं, खा चुका था, खाऊंगा एंड खाते रहूंगा। ये आप बराबर पहचानते हैं कि ये वर्ब है। अब सवाल ये आता है कि जितनी बार भी इस सेंटेंस को आप देखिए, हर बार अलग सेंटेंस में ये बदल रहा है। मतलब 3 वर्ड के फॉर्मूला, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। अगर हम वर्ब की बात बोले तो यस, ये बदलेगा। मतलब कि यस, सब्जेक्ट नो चेंज, ऑब्जेक्ट नो चेंज एंड वर्ब यस। अगर मैं अब आपसे ये बात करूं कि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वर्ब में चेंज हुआ, तो जितने सारे हिंदी के सेंटेंस हैं, हजारों लाखों सेंटेंस जितने भी लेकर आएंगे, हर हाल में हर कीमत पे इसी एक फॉर्मूले पे बनेगा, वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इस एक फॉर्मूले में सब्जेक्ट में चेंज नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्ब में चेंज आ रहा है। तो अगर हम ये मान ले, समझ लें कि वर्ब के टोटल कितने चेंज है एंड किस चेंज को हम कहां लगाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस हो जाए, इसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर वर्ब को पहचाने, इसके टोटल कितने फॉर्म है एंड किस फॉर्म को हम कहां लगाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस लेकर आएंगे। मैं आपको आगे जब वर्ब का फॉर्म बताऊंगा तो आप देखेंगे इसे हम आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं स्पेशली कि वर्ब जो है एग्जैक्टली क्या है, वो आप देख चुके हैं, इसके कितने फॉर्म है एंड किस फॉर्म को हम कहां लगाते हैं एंड किस फॉर्म को कहां लगाते हैं एंड कौन सा फॉर्म के पास कौन से हेल्पिंग वर्ब है। ये समझने के बाद कुछ भी होगा सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप हमारे